हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेक्चर हमारा है 13 और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7। हमारा यूनिट नंबर 1 हमने कर लिया था, यूनिट नंबर 2 कर लिया था। आज की क्लास में 2 यूनिट है करने वाले। कौन कौन से? यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। शुरुआत करेंगे कौन सी यूनिट से? यूनिट नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। सीधा से आ जाओ पेज नंबर 291। पहले मैं जानबूझ के सिंपल वाला यूनिट करा रहा हूँ ताकि आधे पौने घंटे में ये यूनिट हो जाएगा, फिर यूनिट नंबर 3 में जाएंगे। यूनिट 4 का नाम है हमारा क्या? फिस्कल पॉलिसी। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक तरह की पॉलिसी पढ़ के आ चुके हैं। जो हमने अभी तक पॉलिसी पढ़ी थी उसका नाम क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने पढ़ा था कि आरबीआई इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए या एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए आरबीआई या तो मनी की सप्लाई को बढ़ाती है या फिर मनी की सप्लाई को क्या करती है? कम करती है। जब उसे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो वो मनी की सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर देती है। और ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें आप मनी की सप्लाई को बढ़ा रहे हो ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ सके, उसका नाम हमने क्या रखा था? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आमतौर पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तब होगा जब मार्केट में ऑलरेडी क्या चल रहा है? रिसेशन चल रहा है। दैट इज व्हाई आरबीआई क्या करना चाहता है? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्केट में ऑलरेडी बूम चल रहा है और बूम की वजह से मार्केट के अंदर क्या आ रहा है? इन्फ्लेशन आ रही है, तो उस समय आरबीआई चाहेगा एग्रीगेट डिमांड को कम करना। और एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए वो क्या करेगा? मनी की सप्लाई को कम करेगा। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी का नाम हमने क्या रखा था? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है, सेम वे में हम इस चैप्टर के अंदर कौन सी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ध्यान दीजिएगा, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है जो मॉनेटरी का था। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना या फिर एग्रीगेट डिमांड को कम करना। एग्रीगेट डिमांड ऑब्वियसली बढ़ाएंगे तब जब इकोनॉमी में रिसेशन हो, और एग्रीगेट डिमांड को कम तब करेंगे जब इकोनॉमी में क्या चल रहा हो? इन्फ्लेशन हो। बस फर्क यहां पर ये है, ये फिस्कल पॉलिसी आरबीआई नहीं चलाएगा, कौन करेगी? गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई एग्रीगेट डिमांड को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता था मनी की सप्लाई को बढ़ाकर या कम करके। यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड को इंपैक्ट कैसे करेंगे? अगर आपको याद हो, एग्रीगेट डिमांड के अंदर 4 चीजें थी। कौन कौन सी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। जी हमारा क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर आपको सी भी याद हो, चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था, सी के अंदर क्या था? ए प्लस बी वाई डी हुआ करता है। वाई डी क्या था? डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम में हम क्या करते थे? वाई माइनस टैक्सेस प्लस टोटल रिसीट। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आप इसी फॉर्मूले से फिस्कल पॉलिसी डिराइव कर सकते हो। यहां पर गवर्नमेंट अपनी एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने के लिए या तो जी में चेंज लाएगी। जी में चेंज लाएगी मतलब या तो वो अपने एक्सपेंडिचर को ज्यादा कर लेगी या क्या कर देगी? कम कर देगी। या फिर ऑल्टरनेटिवली वो किसके अंदर चेंज लाएगी? ऑल्टरनेटिवली वो चेंज लाएगी टैक्सेस के अंदर। तो जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस में चेंज लाकर या अपने एक्सपेंडिचर में चेंज लाकर इनडायरेक्टली इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है या एग्रीगेट डिमांड को कम करती है, तो ऐसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में 3 टूल होते हैं हमारे पास। पहला टूल होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ज्यादा कम करना, दूसरा टूल होता है गवर्नमेंट के टैक्सेस को कम ज्यादा करना, और तीसरा होता है गवर्नमेंट की बोरोविंग्स को कम ज्यादा करना। तो इन तीनों को कम ज्यादा करने से जो असर पड़ता है उसका नाम क्या रखा जाता है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी भी 2 तरह की होगी। वो फिस्कल पॉलिसी जिससे आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे, ऐसी फिस्कल पॉलिसी का नाम क्या रखेंगे? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और जिससे एग्रीगेट डिमांड को कम करोगे, ऐसी पॉलिसी का नाम क्या रखोगे? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो जैसे मॉनेटरी 2 तरह की थी, फिस्कल पॉलिसी भी क्या है? हमारी 2 तरह की ही पॉलिसी है। ठीक है, चलिए मैं साथ साथ बुक से भी रीड कराता रहता हूं, नहीं तो समझाने के बाद बुक से रीड करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो पेज नंबर 291 जो पढ़ाता जा रहा हूं ना, साथ साथ बताता भी चला जाता हूं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूजिंग 3 चीजें। कौन कौन सी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेकेंडली क्या है? टैक्सेशन, और तीसरी क्या है? बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द ग्रोथ लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। और क्योंकि इसमें आप अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड को इंपैक्ट कर रहे हो, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी की तरह इस पॉलिसी को भी हम क्या बोलते हैं? डिमांड साइडेड पॉलिसी। इनफैक्ट आपने जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी कीन्स की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या है? डिमांड साइडेड इकोनॉमिक्स। क्योंकि कीन्स मान के चलता है इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो तो क्या होती है? फुली इलास्टिक।
दैट इज वाई हम मॉनेटरी पॉलिसी हो या गवर्नमेंट पॉलिसी हो, हम सारा फोकस अपना किस पे लगा देते हैं, एग्रीगेट डिमांड पे, विद द एजम्पशन दैट एग्रीगेट सप्लाई तो अपने आप बढ़ जाएगी या फिर अपने आप कम हो जाएगी। इसीलिए अगर आपका एमसीक्यू आए ये कौन सी तरह की पॉलिसी है, तो आंसर इज मॉनेटरी पॉलिसी भी और ये वाली पॉलिसी भी, बोथ आर डिमांड साइडेड पॉलिसीज। ठीक है जी। फिर अगली चीज, इसके हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। अच्छा सॉरी, पहले तो यहां पर बता रखा ओरिजिन। यहां पे ओरिजिन की कहानी वही सेम है जो चैप्टर 7 के शुरुआत में मैंने आपको बताई थी। 1930 से पहले, 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उससे पहले दुनिया के इकोनॉमिस्ट मानते थे कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी अपने आप चल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट हैज नो रोल टू प्ले। इसका मतलब उस जमाने में फिस्कल पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 1930s में हमने देखा कि इकोनॉमी में अगर रिसेशन आए या इन्फ्लेशन आए तो वो अपने आप करेक्ट होने में काफी समय लगाता है, और उसके बाद से ही ये रियलाइज किया गया कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। तो ये पूरी कहानी यहां पर दे रखी है। 1930 तक माना जाता था कि लेजीज फेयर अप्रोच होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर आया ग्रेट डिप्रेशन और उसके बाद पता लगा कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। ये सारा कुछ दे रखा है। फिर फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अपनी भाषा में बोलूं, फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है क्या करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए या एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए। हम ये एग्रीगेट डिमांड कम या क्यों कर रहे हैं, ज्यादा क्यों कर रहे हैं, यूनिट 1 नंबर 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एक गवर्नमेंट के 3 तरह के फंक्शन होते हैं, कल हमने वहां पर ही खत्म करी थी। कौन सा फंक्शन होता है, एलोकेशन, दूसरा कौन सा होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा कौन सा होता है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो इवेंचुअली देखा जाए तो आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने या कम करने का काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप फिस्कल पॉलिसी से कौन सा फंक्शन करना चाहते हो, स्टेबलाइजेशन। बट क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर अपनी टैक्सेस की बातें कर रही है, अपने खर्चों की बातें कर रही है, तो गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन अचीव करते करते इनडायरेक्टली ये भी अचीव कर लेती है। कौन से वाला, रीडिस्ट्रीब्यूशन। कल की क्लास याद आता हूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कौन सा होता है, इकोनॉमी के अंदर जो इनइक्वालिटीज होती हैं, उन इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए जो भी स्टेप लिए जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पर हमने कल पढ़ा था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नाम का एक चीज पढ़ी थी, हमने कहा था सब्सिडी देनी चाहिए। हमने ये पढ़ा था कि जो गुड्स मास कंजम्पशन के हैं वहां पे टैक्स रेट कम होने चाहिए। तो जब सरकार अपने टैक्सेस की बात कर ही रही है, ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइजेशन है, बट वो इनडायरेक्टली कौन सा फंक्शन अचीव कर लेती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। टैक्स बढ़ाना ही है तो ब्लैंकेट सब पे मत बढ़ाओ ना, उन चीजों पे बढ़ाओ और उन लोगों पे बढ़ाओ जो अल्ट्रा रिच हैं। खर्चा करना ही है तो अंधाधुंध खर्चा मत करो ना, उन लोगों के लिए खर्चा करो जिनको जरूरत है, तो खर्चा भी हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी हो जाएगा, और साथ साथ क्या इक्विटी भी अचीव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यस। तीसरी चीज, अगर आपको याद हो, हमने यूनिट नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ लिया, 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं मेरिट और एक होते हैं डीमेरिट। हमने पढ़ा था डीमेरिट गुड्स में टैक्सेस होने चाहिए और मेरिट गुड्स में क्या होनी चाहिए, सब्सिडी होनी चाहिए। अब अगर तुम ऑलरेडी खर्चा सब्सिडी वाले काम कर ही रहे हो तो अंधाधुंध टैक्स मत लगाओ, उन चीजों पे टैक्स लगाओ जो डीमेरिट गुड्स हैं। तो मुझे बताओ, चले थे स्टेबलाइजेशन अचीव करने, बट क्या इनडायरेक्टली रीडिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन वाला फंक्शन भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यस। यानी 1 लाइन में एमसीक्यू आए, हमारी फिस्कल पॉलिसी कौन से फंक्शन को अचीव करने में हेल्प करती है, द आंसर इज तीनों के तीनों। ऑब्जेक्टिव था स्टेबलाइजेशन, बट इनडायरेक्टली सरकार बाकी दोनों ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लेती है, एलोकेशन वाला और स्टेबलाइजेशन वाला। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जरा देखो क्या लिखा है। सबसे पहले अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबिलिटी, इसका मतलब अगेन हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब अगेन किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन। मगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने फिर से यहां पर लिख दिया, हमारे जो फिस्कल पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव है वो कंट्री टू कंट्री चेंज हो सकते हैं। जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड नेशन है, यूएस हो गया, यूके हो गया, ये सारे, उनके वहां पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, उनको ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं चाहिए। यूएस कभी भी ये नहीं कहता 7% की ग्रोथ रेट चाहिए, क्योंकि वो 7% पे ग्रो कर ही नहीं सकता। तो वहां पर फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ नहीं होता, फिस्कल पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, स्टेबिलिटी। जो दो देश ऑलरेडी अमीर हो चुका है वो बस ये चाहेगा कि स्टेबिलिटी बनी रहे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। बट कंट्री लाइक इंडिया क्या डिमांड करेगा, डेवलपिंग नेशन, कि हम अपनी फिस्कल पॉलिसी से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट करें। इसीलिए फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव
हर देश में सेम नहीं होता, क्या होता है, अलग अलग। कुछ देश स्टेबलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ देश डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फोकस करते हैं। सेकेंडली, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं क्या ये एक दूसरे से कंपैटिबल हैं या कन्फ्लिक्टिंग है? कन्फ्लिक्टिंग है। कैसे कन्फ्लिक्टिंग है, जरा एक बात समझो। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहता है अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ और गरीब लोगों को क्या दे दो, फ्री में सामान दे दो, यानी सब्सिडी। बट मुझे एक बात बताओ, अमीर लोगों पे टैक्स लगाओगे तो क्या वो देश छोड़ के कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर देंगे? नहीं कर देंगे। यस, चले थे इक्विटी करने, बट तुमने इतना टैक्स लगा दिया अमीरों पे कि अमीर लोग देश छोड़कर ही भाग गए। हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि अल्ट्रा रिच लोग जो भी हो रहे हैं, इंडिया छोड़ छोड़ के कहां जाके बसते जा रहे हैं, दुबई में। तुमने अल्ट्रा रिच लोगों पे टैक्स लगाया ये सोच के कि उनसे टैक्स लेंगे और गरीबों में बांटेंगे, मगर उन पे इतना टैक्स लगाया कि वो देश ही छोड़ के भाग गए। इससे उल्टा क्या हुआ, देश में इन्वेस्टमेंट कम हो गई और देश की जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती थी उसके मुकाबले क्या हो गई, कम हो गई। तो व्हाट दिस पॉइंट वांट्स टू से इज, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कई बार कंफ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहां पर दे दिया। अब आता है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो थ्योरी हैं। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी, जो 1930 से पहले आया था, क्लासिकल थ्योरी कहती थी गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिमिलरली क्लासिकल थ्योरी बोलती थी जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। इस चीज को डायग्रामेटिकली दिखाता हूं, डायग्राम आगे बना दिखेगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे, बड़े ध्यान से समझ लो, फिर इसी को डायग्राम से मैं कनेक्ट कर देता हूं। हमने अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएं, अच्छा चैप्टर 6 के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनाते थे, यहां पर आउटपुट दिखाते थे, यहां पर क्या दिखाते थे, एग्रीगेट डिमांड। ये हमारी 45 डिग्री लाइन होती थी और इस 45 डिग्री लाइन को हम क्या बोलते थे, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड कर्व उस समय मैंने समझाया था वो कैसे बनता था, अपवर्ड स्लोपिंग। इसी के अंदर सी होता था, आई होता था, जी होता था और एनएक्स होता था। इसी तरह के आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाए हैं 12th क्लास में भी, और यही चीज आपने मेरे साथ सीखी कौन से चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। बट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बनाने का ना एक और तरीका होता है। यहां पर एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट को कंपेयर कर रहे हो, दूसरा तरीका होता है जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, यहां पर प्राइस दिखाओ और यहां पर क्या दिखाओ, आउटपुट। और जैसी आप प्राइस के कंटेक्स्ट में दिखाओगे ना तो फिर हमारा एग्रीगेट डिमांड इस तरह से बनता है और एग्रीगेट सप्लाई इस तरह से बनता है। यानी ये मत कहना सर एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो गया, हमने तो ऐसे पढ़ा था। ये वाला एग्रीगेट डिमांड तब होता है जब आप एक्स एक्सिस पे आउटपुट दिखा रहे हो और वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को बनाने का एक और तरीका होता है जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बनाते हैं, एक तरफ प्राइस दिखा दो और एक तरफ क्वांटिटी दिखा दो, क्वांटिटी मतलब आउटपुट दिखा दो। एग्रीगेट डिमांड का हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और एग्रीगेट सप्लाई का क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट होगा वो एट प्रेजेंट उस कंट्री की क्या होगी, जीडीपी होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक बनाने का तरीका हो गया। अब यहां पर मैंने चैप्टर 6 के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल थ्योरेटिकली वो लेवल होता है उस कंट्री का जहां पर उस कंट्री के सारे रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, फुली यूटिलाइज, यानी उस क्वांटिटी से ज्यादा आउटपुट बनाना उस कंट्री में पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को यहां पे मान लूं, फिर से यहां पे साफ सुथरा डायग्राम बना रहा हूं, ये हो गया प्राइस, ये हो गया आउटपुट, ये हमारा करंटली एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा करंटली एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारा इक्विलिब्रियम निकल रहा है। मगर जो इक्विलिब्रियम करंटली हमारा निकल रहा है, ध्यान दीजिए, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या है, पहले है। कंट्री के अंदर $5 ट्रिलियन का सामान बन सकता है, बट करंटली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कितना सामान बन रहा है, $4 ट्रिलियन बन रहा है। और जो ये गैप होता है इसका नाम चैप्टर 6 में हमने रखा था, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है जितना आउटपुट बन सकता था उतना आउटपुट बन नहीं रहा, और इस डिफ्लेशनरी गैप की वजह से इकोनॉमी में क्या चल रहा होता है, रिसेशन। तो अच्छा, इसका उल्टा क्या हो सकता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होगा। अगर मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊं साफ सुथरा, यहां पर हो गया प्राइस और यहां पर क्या हो गया, आउटपुट। करंटली ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है, ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई है, मेरा इक्विलिब्रियम यहां पर अचीव हो रहा है,
और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये मेरा आउटपुट बन रहा है, मगर कंट्री का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहां पर है, कंट्री का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहां पर है, आउटपुट ज्यादा कैसे बन रहा है? इस सिचुएशन को हम प्यार से क्या बोलते हैं? उल्टा क्या बोला था? इन्फ्लेशनरी गैप। और मैंने आपको बताया था यहां पर देखने में ऐसा लगता है कि आउटपुट बढ़ रहा है, बट असली में आउटपुट नहीं बढ़ रहा होता, असली में मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रहे होते हैं? प्राइसेस। तो दो तरह की सिचुएशन होती है, एक होता है डिफ्लेशनरी गैप और एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप। यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले इंटरसेक्ट कर जाएंगे, और यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसा क्यों कहते थे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा? पहली केस वो कहते थे जब इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप आएगा, एक सेकंड रुको, अब बताओ जल्दी से, आप ठीक है? जो रिकॉर्डिंग आ रही है आप जल्दी से देख के बताओ, ठीक है? नो का मतलब क्या है? सही है, गलत है, कुछ हाँ ना कुछ और, उस पूरा सेंटेंस बोलो ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हमारी दो सिचुएशन होती है, एक होती है डिफ्लेशनरी गैप या जिसे रिसेशनरी गैप बोलते हैं, और दूसरी सिचुएशन हमारी क्या होती है? इन्फ्लेशनरी गैप। रिसेशनरी गैप के अंदर क्या है? हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है इकोनॉमी में उसके मुकाबले कम बन पा रहा है। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है और हमारा इक्विलिब्रियम जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे पहले ही आ गया है। अब पुराने इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे? पुराने इकोनॉमिस्ट बोलते थे अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप है मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा होगा? रिसेशन। और आप मुझे बताओ, रिसेशन के अंदर उस समय जब सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, इकोनॉमी के अंदर मेजॉरिटी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या वो कम वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यस। सिमिलरली लैंडलॉर्ड है, उसकी जमीन रेंट पे जा ही नहीं रही है क्योंकि मार्केट में रिसेशन है, तो अकॉर्डिंगली क्या वो कम रेंट पे भी अपनी लैंड देने को तैयार हो जाएगा? यस। जिसके पास कैपिटल है उससे लोन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो क्या वो कम इंटरेस्ट पे भी लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा? यस। इन अदर वर्ड्स बोलूं तो जब मार्केट में रिसेशन होती है तो क्या सारे के सारे फैक्टर प्राइसेस मार्केट में गिर जाते हैं या नहीं गिर जाते हैं? यस। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था जैसे ही इकोनॉमी के अंदर सारे फैक्टर प्राइसेस गिर जाएंगे, प्रोडक्शन करना सस्ता हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारा जो सप्लाई कर्व है ना वो अपने आप राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और राइटवर्ड शिफ्ट होकर वो AS1 की जगह कहां जाएगा? AS2। तो हाउ डू व्हाई डू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यूज्ड टू से कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा? द लॉजिक दे गेव वाज अगर इकोनॉमी में रिसेशनरी गैप चल रहा होगा तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, प्राइसेस गिरेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आप सब ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है अगर कॉस्ट गिरती है तो सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज। सप्लाई कर्व क्या शिफ्ट हो जाता है? राइटवर्ड। नया सप्लाई कर्व यहां पर आ जाएगा, और ध्यान दो नया सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा लेवल है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हेंस दे यूज्ड टू से गवर्नमेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी किस पे आ जाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हो भी जाता है ऑटोमेटिकली इसी तरह से सारी चीजें चलती हैं। जब रिसेशन में होते हैं तो ऑटोमेटिकली सब सस्ता हो जाता है, लोग इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, सप्लाई कम चला जाता है। मगर 1930s में देखा गया कि ये ऑटोमेटिकली होते होते ना इस प्रोसेस को 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल भी लग सकते हैं। जो ग्रेट डिप्रेशन था शुरुआत कहां पर हुई थी उसकी? 1929 में।
मगर कब तक चलता रहा? 1934 35 तक। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरी गलत नहीं है कि इकोनॉमी में अपने आप एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है ये प्रोसेस होने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। एंड दैट इज वाई कीन्स ने क्या बोला, जब इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है, यानी इकोनॉमी में जब रिसेशन चल रहा है, आप सप्लाई के एक्सटेंड होने की वेट मत करो। सप्लाई बढ़ेगी बट उस प्रोसेस में काफी समय लग जाएगा। रादर तुम ऐसे स्टेप्स लो कि तुम्हारा जो AD1 यहां पर है ना, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ, एग्रीगेट डिमांड को इतना बढ़ा दो कि एग्रीगेट डिमांड AD1 से कहां पर आ जाए? AD2 पर आ जाए, और ये इस सप्लाई कर्व को यहां इंटरसेक्ट करेगा तो फिर से क्या आ जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा। तो कीन्स का सिर्फ डिफरेंस ये था, वो कह रहा था वेट मत करो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के एडजस्ट होने के लिए, इससे अच्छा खुद ही स्टेप लो। अगर एग्रीगेट डिमांड है कम है तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करो। और यहीं पर उसने बोला एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। कैसे इंटरफेयर करना पड़ेगा? थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू फिस्कल पॉलिसी। सो दैट इज द डिफरेंस। तो आप पहले ना इन्फ्लेशनरी गैप छोड़ो, पहले बुक में आओ, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं क्योंकि इसके ऊपर MCQ आते हैं। पहले देखो पेज नंबर 292, पेज नंबर 292 पे क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, फिस्कल पॉलिसी इज अननेसेसरी। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट मैकेनिज्म्स इवेंचुअली क्योर द इंस्टेबिलिटी इवन विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। These market forces are dynamic. Dynamic मतलब ये बदलती रहती हैं, डिमांड सप्लाई अपने आप बदलती रहती हैं, and they help to keep the economy at the natural level of GDP. Natural level of GDP का मतलब क्या हुआ? किसकी बात कर रहे हैं वो? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहते थे अपने आप ही मार्केट के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाएगा। बट कीन्स का क्या कहना था? अकॉर्डिंग टू कीनिशियन थ्योरी, मार्केट फोर्सेज आर नॉट सो डायनेमिक। कीन्स का ये कहना था सप्लाई इमीडिएटली चेंज नहीं होती, इतनी भी ज्यादा डायनेमिक नहीं है। इट मे टेक ईयर्स, और उन सालों तक तुम रिसेशन में बैठे रहोगे तो तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने क्या बोला? दे आर नॉट डायनेमिक सो दे कैन एडजस्ट इटसेल्फ, हेंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी। और गवर्नमेंट को इंटरवीन करने के लिए फिस्कल पॉलिसी करनी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। जो चीज यहां पर थ्योरी में समझाई है, आप 2-3 पेज आगे जाओगे वही चीज ग्राफिकली समझाई है। तो अगर आप देखोगे पेज नंबर 297 पर आइए जल्दी से। 297 पे इन्होंने समझा रखा है मीनिंग ऑफ रिसेशनरी गैप। पढ़ो जल्दी से। रिसेशनरी गैप क्या होता है? रिसेशनरी गैप इज अ सिचुएशन, रिसेशनरी गैप को कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी बोलते हैं। इट इज सेड टू एग्जिस्ट if the existing level of aggregate production is less than what would be produced at the full employment level. सिंपल भाषा में बोलूं, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ऑपरेट कर रही है या बाद में ऑपरेट कर रही है? पहले। ऐसी सिचुएशन में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे और कीन्स क्या कहता है, मैंने यहां पर अगले पेज पे एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार जल्दी से देखो क्या कह रहे हैं। ये डायग्राम देखोगे पहली बार देख के समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। जरा यहां पर दोनों जगह 1 पे फोकस करो। एक SAS का मतलब क्या होता है? AS का मतलब तो एग्रीगेट सप्लाई होगी, मगर S का मतलब क्या है? शॉर्ट रन। ठीक है जी। और LAS का मतलब क्या है? LAS मतलब लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग रन में इकोनॉमी क्या अचीव करेगी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल Y2 पर है, बट करंटली सप्लाई की वजह से, ये सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है, करंटली हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम ये आ रहा है और करंटली आउटपुट कितना बन रहा है? Y1। ये जो गैप है Y1 और Y2 का, इस गैप को प्यार से क्या बोलते हैं? Y2 माइनस Y1। दिस गैप इज कॉल्ड रिसेशनरी गैप। ठीक है जी। फिगर में ये समझ में आता है। ये पहले वाले, आप चाहो तो इन्हें डार्क कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। डार्क करे हुए कर्व वो हैं जो इनिशियली हैं और ये दिखाते हैं कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के मुकाबले आउटपुट कम है। अब पुराने इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे, जरा ध्यान से देखो। पुराने इकोनॉमिस्ट का कहना था कुछ भी मत करो, अपने आप वेजेस गिरेंगी तो लोग अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, और सप्लाई बढ़ा देंगे तो हमारा सप्लाई कर्व SAS1 से शिफ्ट होके कहां पर हो जाएगा? SAS2। जैसी सप्लाई कर्व राइटवर्ड जाएगा, नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली देखो फिर से क्या अचीव हो जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट यूज्ड टू से गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, बट कीन्स कह रहा था ये करते करते बरसों बीत जाएंगे तुम्हारे, लोग अपने आप सप्लाई बढ़ाएंगे, इसको करते करते अरसे बीत जाएंगे। इसीलिए उसने बोला ये इग्नोर करो। आपको मैं एक और तरीका बताता हूं, आप सप्लाई की वेट मत करो,
आप पहले से क्या कर लो, अपने एग्रीगेट डिमांड को AD1 से बढ़ाकर क्या कर दो AD2, और ये अपने आप नहीं बढ़ेगा, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर आप AD1 को AD2 पे ले आओगे फिर से इक्विलिब्रियम यहां पर अचीव हो जाएगा। और ध्यान से देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली भी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो सेम डायग्राम हमारी बुक के अंदर ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे उसके बारे में भी बता रहा है, और सेम डायग्राम ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि कीन्स का क्या कहना था। मैं सिंपल लाइन में लिखवा देता हूं आपको, ये यहां लिखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यहां लिखो कीन्स। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था ऑटोमेटिकली ड्यू टू रिसेशन prices of factors will drop, factors of production के prices गिर जाएंगे, and SAS1 will shift to SAS2, और ऐसा करने से इकोनॉमी में फिर से कौन सी एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था, इसलिए वो कहते थे गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। कीन्स ने बोला SAS1 को SAS2 पे शिफ्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए कीन्स ने क्या बोला, इससे अच्छा तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। और गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके AD1 को किस पे शिफ्ट कर देना चाहिए, AD2। अगर AD1 AD2 पे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर से क्या आ जाएगा हमारा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। तो सेम चीज थ्योरेटिकली पढ़नी है तो थ्योरेटिकली भी दिखा दी मैंने आपको, और डायग्रामेटिकली सेम चीज को प्रूव करके दिखा रखा है। मगर यहां पर दो अलग अलग डायग्राम बनने चाहिए थे आइडियली मेरे हिसाब से। एक डायग्राम लेफ्ट साइड में बनता जहां पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का दिखाते, एक डायग्राम राइट साइड में बनता जहां कीन्स दिखाते। बट हमारे ICAI मटेरियल ने क्या किया, सेम डायग्राम के अंदर ही सारा कुछ बना दिया है। उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का भी दिखा दिया और कीन्स का भी दिखा दिया। ये तब है जब इकोनॉमी के अंदर कौन सा गैप चल रहा है, रिसेशनरी गैप चल रहा है। अब उल्टा केस लेते हैं, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप चल रहा है तो क्या होगा। बुक में आगे प्रिंटेड है, मैं पहले आपको समझा दूं। इन्फ्लेशनरी गैप में जल्दी से देखो क्या हो रहा होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और वो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे जाओगे, मुझे बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो होता है जो आपका मैक्सिमम आउटपुट है, आपकी इकोनॉमी इससे ज्यादा आउटपुट बना ही नहीं सकती। और अगर आपकी मार्केट में इतनी डिमांड है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा जा रहे हैं, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना होता था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे सारे फैक्टर ऑलरेडी यूज हो गए हैं, तो अब उससे ज्यादा फैक्टर्स पे प्रेशर डालोगे तो मार्केट में फैक्टर के प्राइसेस कम नहीं होंगे, उल्टा क्या होंगे, फैक्टर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, एक कंट्री के अंदर 10 लोग ही है काम करने के लिए, रिक्वायरमेंट 15 लोगों की है, तो जो 10 लोग हैं उनके भाव बढ़ जाएंगे, और जैसी फैक्टर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कॉस्ट गिरने की वजह से सप्लाई कर्व राइटवर्ड चला जाता है, तो आप खुद बता सकते हो कॉस्ट बढ़ने से क्या होता होगा, सप्लाई कम, और सप्लाई कर्व SAS1 से शिफ्ट होकर कहां जाता होगा, SAS2। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था इसकी वजह से फिर से क्या अचीव हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अगेन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप महंगाई की वजह से सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा और आप फिर से इन्फ्लेशनरी गैप खत्म करके कहां पर आ जाओगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। बट प्रॉब्लम ये थी, पहले मार्केट के अंदर जब इक्विलिब्रियम था प्राइस P1 था, अब जो सप्लाई की कम होने की वजह से प्राइस आ रहा है वो क्या आ रहा है, P2 आ रहा है। कीन्स का ये कहना था कि मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी तो बहुत टाइम लगेगा और इतनी महंगाई हो जाएगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए कीन्स ने क्या सजेस्ट किया, कीन्स ने कहा सप्लाई की वेट मत करो। कीन्स ने कहा तुम्हारी सारी समस्याएं किसकी वजह से है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने की वजह से, तो तुम कुछ ऐसा करो कि एग्रीगेट डिमांड अपने करंट लेवल से कम होकर क्या आ जाए, नीचे आ जाए, और अगर AD1 शिफ्ट होकर AD2 पर आए फिर से क्या फुल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस। और एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा,
कैसे इंटरफेयर करना पड़ेगा, कौन सी पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी। और ऐसी फिस्कल पॉलिसी को हम प्यार से कौन सी पॉलिसी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इस चीज को अगले पेज पे समझा रखा है, एक बार जल्दी से देखो कैसे समझा रखा है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ो जरा, नेक्स्ट पेज पे क्या दिखा रखा है। पहली बार डायग्राम देखोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा क्या ही बना दिया उठा के। जरा इसको ध्यान से देखो, दिखाना क्या चाहता है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन है हमारा LAS। LAS बोले तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। करंटली क्या चल रहा है पहले हाईलाइट कर लो, करंटली क्या है, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है और ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है। करंटली इन दोनों कर्व को हाईलाइट करो, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है। करंटली जो हमारा आउटपुट है वो फुल इक्विलिब्रियम के मुकाबले क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। और ये जो हमारा गैप है, इस गैप को प्यार से हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। इस इन्फ्लेशनरी गैप को सॉल्व करने के लिए पहले लिखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे ड्यू टू इन्फ्लेशनरी गैप, ड्यू टू इन्फ्लेशनरी गैप मार्केट में जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से हमारा सप्लाई कर्व SAS1 से SAS2 पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसी SAS2 पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में फिर से क्या आ जाएगा, फुल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ऑटोमेटिकली फुल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मगर कीन्स का क्या कहना था, अगेन कीन्स का ये कहना था आप ये मान के चलो कि सप्लाई कर्व शिफ्ट मारेगा, ये होने में इमीडिएटली नहीं होगा, इसमें क्या लगेगा, टाइम। अकॉर्डिंगली उसने क्या बोला, उसने कहा आपका अगर एग्रीगेट डिमांड करंटली यहां पर है, इससे अच्छा आप अपने एग्रीगेट डिमांड को कम करके नीचे ले आओ। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सप्लाई कर्व, instead of waiting for supply curve, it is better aggregate demand कर्व को reduce करके आप AD1 पे ले आओ। और अगर आप AD1 पे ले आओ तो फिगर में ध्यान से देखो क्या होगा, AD1 पे आते फिर से फुल इक्विलिब्रियम आ जाएगा और इससे फुल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो पिछले 10 मिनट का क्रक्स जल्दी से मैं बताऊं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि फिस्कल पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है, ये बकवास है, किसी काम का नहीं होता। रिसेशन आता है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाती है और रिसेशन खत्म हो जाता है। अगर इन्फ्लेशनरी गैप आता है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कर्व लेफ्ट और शिफ्ट मार जाता है और इन्फ्लेशनरी गैप खत्म हो जाता है। कीन्स ने बोला सब बकवास है, सप्लाई अपनी डायनामिक नहीं होती, सप्लाई अपने आप आगे पीछे नहीं जाती, उसमें बहुत समय लगता है। इससे अच्छा क्या करो, रिसेशन के समय एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दो और इन्फ्लेशन के समय एग्रीगेट डिमांड को घटा दो। दैट इज व्हाई कीन्स को बोला जाता है वो सप्लाई साइडेड इकोनॉमिस्ट नहीं है। कौन सा साइडेड इकोनॉमिस्ट है, डिमांड साइडेड इकोनॉमिस्ट। ठीक है जी। रिसेशन के समय आपने जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का काम किया पिछले पेज पर, जब आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हो तो ऐसी पॉलिसी का नाम हमने प्यार से क्या रखा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और इन्फ्लेशन के समय जो आप एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे हो, इस पॉलिसी का नाम उसने क्या बोल दिया, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। That is the entire chapter, contractionary fiscal policy and expansionary fiscal policy. क्लियर है वाली, समझा दिया। अब सवाल ये आया, सर ये तो समझ में आ गया हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना कब है और एग्रीगेट डिमांड कम कब करना है, बट कैसे करना है इसकी बात करो। अब हाउ इज फिस्कल पॉलिसी डन, आप एग्रीगेट डिमांड को कम या ज्यादा कैसे करते हो। अगेन मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था एग्रीगेट डिमांड में 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, C + I + G + NX। तो अगर आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है या घटाना है, आपको इन चारों में से किसी को आगे पीछे करना पड़ेगा। और सरकार के हाथ में क्या कंट्रोल है, सरकार इसको नहीं हिला सकती, सरकार आई को कुछ नहीं कर सकती। सरकार के हाथ में 2 चीजें हैं, क्या क्या हैं, एक है जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक है सी डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, क्योंकि सी डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम पे, और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, वाई माइनस टैक्सेस। तो ले देकर सरकार के पास कौन कौन से टूल्स हैं। टूल नंबर 1 सरकार के पास क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टूल नंबर क्या है गवर्नमेंट, सरकार के पास टैक्सेस। तो पहले ये दोनों टूल पढ़ते हैं, बुक में आओ जरा, पिछले पेज पर जो बीच में छोड़ दिया हमने, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी।
इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है वो क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 के अंदर जीडीपी वाले चैप्टर में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया जी का मतलब। जी के अंदर क्या क्या निकल के आता है, एक होता है गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एक होती है गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स। पहले तो एक बार ये तीनों चीजें बताओ तभी आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या निकल के आता है, गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या निकल के आएगा, मैं ही बोलता रहता हूँ यार दीवार को देखकर। गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर जो भी खर्चे करेगा वो, चाहे वो सैलरी पे कर रहा है, चाहे वो रेंट पे कर रहा है, चाहे वो लोगों के आने जाने के ट्रैवल के खर्चे पे कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसे प्यार से क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरकार जो भी सड़कें बनाती है, सरकार जो भी एयरपोर्ट बनाती है, सरकार जो भी पोर्ट बनाती है, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और तीसरी चीज ट्रांसफर पेमेंट्स क्या बला होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स आर सब्सिडीज। सरकार जो वन साइडेड पेमेंट देती है, स्कॉलरशिप हो गई, सब्सिडी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, उन्हें प्यार से क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। और अब सरकार इससे एग्रीगेट डिमांड को कैसे मैनिपुलेट करेगी, बड़ा सिंपल है। अगर मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो उस समय सरकार इन तीनों खर्चों को क्या करेगी, बढ़ा देगी। सरकार जानबूझ के ज्यादा सड़कें बनानी शुरू कर देगी, ज्यादा एयरपोर्ट बनाने शुरू कर देगी, ज्यादा सब्सिडी देनी शुरू कर देगी, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाओगे तो एग्रीगेट डिमांड में C+I+G+NX अगर ये बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यस। और अगर आपको चैप्टर नंबर 6 याद हो, अगर आप 100 करोड़ से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओ तो एग्रीगेट डिमांड 100 करोड़ से नहीं बढ़ती, वो 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ती है। इसके लिए एक वर्ड पढ़ा था हमने जिसका नाम क्या था, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो अगर सरकार को एग्रीगेट डिमांड 100 करोड़ से बढ़ानी है तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 करोड़ से बढ़ाना है। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू मार्केट में 5 है, आप 20 करोड़ का भी खर्चा बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, 100 करोड़ बढ़ जाएगी। ये तो हो गई किसका पार्ट, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जब आपको मार्केट में क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। और अब मुझे बताओ उल्टा करना है, अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी करनी है, एग्रीगेट डिमांड कम करना है तो क्या करोगे, आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दोगे। जानबूझ के गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट्स में खर्चे करने कम कर देगा, ज्यादा नए लोगों को हायर नहीं करेगा, जानबूझ के नई सड़कों वगैरह के प्रोजेक्ट पास नहीं करेगा, जो सब्सिडी देते हैं, जो मनरेगा स्कीम देता है, जो स्कॉलरशिप देता है, वो सब वो देनी बंद कर देगा। जैसी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरेगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, पढ़ो जल्दी से एक बार। गवर्नमेंट या पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसमें 3 तरह के खर्चे आते हैं। पहली तरह का खर्चा गवर्नमेंट का करंट खर्चा, ये वो होता है जो डे टू डे गवर्नमेंट की रनिंग के लिए जरूरी होता है। एग्जांपल, गवर्नमेंट को हेल्थ देनी है, डिफेंस करना है, एजुकेशन करना है। आप और अगली चीज क्या लिख सकते हो डे टू डे खर्चे में, जो भी सैलरी पे करता है गवर्नमेंट, या रेंट करता है, या जो भी एक्सपेंसेस करता है फॉर रनिंग इट्स डिपार्टमेंट्स। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए जो सारे खर्चे होते हैं उन्हें हम प्यार से क्या बोलेंगे, करंट एक्सपेंडिचर। करंट के बाद अगले खर्चे कौन से हैं, कैपिटल। ये तो वो हैं जो कंट्री के कैपिटल स्टॉक को ऐड करेंगे। एग्जांपल, सरकार खर्च कर रही है रोड पे, रोड के अलावा एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, ये सारे खर्चे कैपिटल। और तीसरी तरह का खर्चा सरकार डायरेक्टली नहीं करती, सरकार जानबूझ के आपको फ्री में पैसे दे देती है ताकि आप खर्चा करो। इसका बेस्ट एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, चाइल्ड बेनिफिट, पेंशन, इनकम सपोर्ट एक्सेट्रा। फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी करनी है तो सरकार क्या करेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा। और इसी के नीचे दे रखा है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी करनी है तो सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी। फिर यहां पर क्या समझा रखा है, सरकार के खर्चे बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती कैसे है। जब गवर्नमेंट मार्केट में 100 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा करती है, इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती कैसे है, 2 तरह से बढ़ती है। एक होता है डायरेक्ट असर और एक होता है इनडायरेक्ट असर। डायरेक्ट असर क्या है, सरकार ने 100 करोड़ रुपए का एक हाईवे बनाया, क्या उस हाईवे को बनाने के लिए सरकार ने मटेरियल खरीदा होगा, यस। क्या लोगों को हायर किया होगा, यस।
तो अगर 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया, क्या एग्रीगेट डिमांड 100 करोड़ से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस। बट अगली चीज मल्टीप्लायर में पढ़ा था, जिन लोगों को आपने सैलरी दी, जिनकी जेब में 100 करोड़ रुपए की सैलरी गई, क्या वो उसे लेकर बैठे रहेंगे या खर्च करेंगे? खर्च। और जब खर्च करने जाएंगे तो किसी का खर्चा दूसरे इंसान की क्या होती है? इनकम। फिर मार्केट में और खर्चा होगा, एग्रीगेट डिमांड और बढ़ेगी। जब वो खर्च करेंगे, जिसकी जेब में पैसा जाएगा वो फिर से क्या करेगा? खर्च। वही चीज यहां समझा रखी है मल्टीप्लायर में। सरकार जब अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड पे डायरेक्ट असर भी पड़ता है और इनडायरेक्ट असर भी पड़ता है। क्लियर है? पहला टूल तो हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टूल। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये इंटर में हुआ करता था, ये फाउंडेशन की किताब में नहीं है, तो इसको डिलीट कर दीजिएगा। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की सारी बातें मैंने ऑलरेडी चैप्टर 6 में कर दी हैं, फिर से मल्टीप्लायर की बात नहीं करूंगा। चैप्टर 6 के अंदर अगर आपको याद हो, 2 सेक्टर मॉडल में मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ लिया था, 3 सेक्टर मॉडल में मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ लिया था, 4 सेक्टर में पढ़ लिया था। तो इस टॉपिक को मैं यहां से इसलिए कटवा रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लायर की ऑलरेडी सारी डिस्कशन, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, ऑलरेडी ये सारी डिस्कशन कहां पे हो चुकी है? चैप्टर नंबर 6 में। ब्रॉडली ये समझाया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 करोड़ का हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड पे 100 करोड़ से ज्यादा असर पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो फिस्कल पॉलिसी में आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बाद, वो क्या आता है? टैक्सेशन। टैक्सेशन से असर क्या पड़ेगा? बड़े ध्यान से समझते हैं। हमारे एग्रीगेट डिमांड में वन ऑफ द कंपोनेंट जो होता है वो कौन सा होता है? सी। चैप्टर 6 में पढ़ा था, सी का फॉर्मूला होता है ए यानी ऑटोनोमस, बी बोले तो एमपीसी, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? वाईडी। वाईडी क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम। अगर कोई सब्सिडी नहीं है तो डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर है? इनकम माइनस टैक्सेस। तो अब मुझे बताओ, खुद सोच के बताओ, सरकार अगर टैक्स कम कर देगी तो क्या होगा? सरकार ने जैसे इनकम टैक्स कम किया, जैसे इस बार के बजट में 2025 के बजट में सरकार ने टैक्सेस को कम किया है, 12 लाख तक की इनकम पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, और 12 से ऊपर वालों के भी टैक्सेस कम करे हैं। ठीक है, अगर टैक्स कम करे हैं तो क्या हुआ? अगर मैं सिंपल भाषा में मानूं, पहले मैं 10 लाख रुपए कमाता था और 10 लाख में से 2 लाख मेरा टैक्स चला जाता था, तो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे कितने होते थे? 8 लाख। अब सरकार ने कहा 10 लाख के इनकम के ऊपर आपको मात्र 1 लाख रुपए का टैक्स देना है, तो 10 लाख की इनकम कमाने पे मेरे पास खर्चा करने के लिए क्या हो गया? 9 लाख। यानी जब टैक्स कम होते हैं तो लोगों की बिना कुछ करे क्या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है? यस। कमाते पहले भी 10 लाख थे, पहले डिस्पोजेबल इनकम 8 लाख की बचती थी, अब कितने की बचती है? 9 लाख। और अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो क्या सी बढ़ेगा? यस, सी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो आप जल्दी से मुझे बताओ, जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, यानी कौन सी पॉलिसी करनी है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी करनी है, उस समय मार्केट में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी। ठीक है, पहला रीजन तो हो गया, टैक्स कम करने से लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है तो वो खर्चा ज्यादा करेंगे। दूसरा, बिजनेसमैन जब इन्वेस्टमेंट करता है तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने से पहले टैक्सेस को चेक करता है या नहीं करता? यस। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जिस देश में टैक्सेस ज्यादा हैं, आमतौर पर मैं उस देश में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहूंगा। तो अब मुझे बताओ, अगर सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए, ये तो हो गया वो लोग जो खर्चा कर रहे हैं। दूसरा, जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्या वो कम टैक्सेस देकर उस देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? यस। और अगर आई बढ़ेगा तो आई बढ़ने से तो ऑब्वियसली क्या होगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो देयर आर 2 रीजंस कि टैक्स गिरने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। पहला रीजन ये है, टैक्स के गिरने से हाउस होल्ड सेक्टर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। दूसरा, टैक्स के गिरने से बिजनेस सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इन दोनों फैक्टर की वजह से, टैक्स गिरने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। और इस तरह की पॉलिसी को हम कौन सी पॉलिसी बोलते हैं? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब उल्टा केस बताओ, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी करनी है, यानी मुझे एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए कौन सी पॉलिसी होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? इस केस के अंदर मैं टैक्स को बढ़ाऊंगा। टैक्स बढ़ाती क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो लोग खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। पहला रीजन, लोग के पास पैसा नहीं बचेगा। दूसरा, जिस देश में टैक्सेस बहुत ज्यादा होंगे,
वहां पर मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट होएगी या कम हो जाएगी? कम। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से आपकी एग्रीगेट डिमांड वैसे भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पढ़ो जल्दी से बुक में। टैक्सेस इंपैक्ट द एग्रीगेट डिमांड इन 2 ways. पॉइंट नंबर 1, taxes are the most important source of government revenue. Any change in taxes would lead to change in government revenue. Secondly, taxes impact the disposable income in the hands of general public. समझा रखा है टैक्सेशन रिसेशन के समय क्या होगी। रिसेशन के समय मुझे बताओ मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी क्या होगी? कम होगी। तो रिसेशन के अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीगेट डिमांड को क्या करना है? बढ़ाना है। बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? हम टैक्सेस को गिरा देंगे। पर्सनल टैक्सेस कम होंगे, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, लोग खर्चा ज्यादा करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्सेस कम होंगे, कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। और उसका ठीक उल्टा कब होगा? जब बूम के समय तुम्हें क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड को कम करना। ठीक है, ये जो टॉपिक है टैक्स मल्टीप्लायर, इसको डिलीट कर देंगे। आप लिख लो डिलीटेड फ्रॉम सीए फाउंडेशन सिलेबस। सीए फाउंडेशन के सिलेबस से डिलीट हो गया। एक टैक्स मल्टीप्लायर नाम का कॉन्सेप्ट होता था इंटर में, बाय चांस वो इंटर वाला टॉपिक कॉपी पेस्ट रह गया। अदरवाइज फाउंडेशन में मैंने देखा है ये टॉपिक हमारी फाउंडेशन की किताब में नहीं है। टैक्स मल्टीप्लायर नहीं है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो है, टैक्स मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। डिलीट कर देना। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंट तो ऑलरेडी पढ़ लिए, कौन कौन से? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के टैक्स। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? पब्लिक डेट। पब्लिक डेट क्या वाला होती है? पब्लिक डेट का मतलब होता है एक देश की सरकार को अगर लोन लेना है तो उस गवर्नमेंट के पास लोन लेने के 3 सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं आउटसाइड इंडिया, आज हमारी सरकार को लोन की जरूरत है तो कहां से लेगी? आउटसाइड इंडिया। दूसरा किससे लेगी? आरबीआई। चैप्टर 8 में मैंने बताया था करेंसी प्रिंट करने को भी क्या बोलते हैं? आरबीआई से एक तरह का लोन। और इसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद एक और लोन लेने का तरीका होता है जिसे डब्ल्यूएमए बोलते हैं। डब्ल्यूएमए की फुल फॉर्म होती है वेज एंड मींस एडवांसेस। तो अभी के उसको इग्नोर करो, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो आरबीआई से भी लोन लिया जा सकता है। और तीसरा होता है अपने देश की जनता। वो लोन जो देश की सरकार अपनी जनता से लेती है ना, इस तरह के लोन को बोलते हैं पब्लिक डेट। सो व्हेनेवर आई यूज द वर्ड पब्लिक डेट, इट मींस दैट लोन which the government of a country has taken from the public of that country. अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग गवर्नमेंट को लोन कैसे देते हैं? क्या हम सरकार के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? नहीं। ये लोन किसके रूप में होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, गवर्नमेंट डिबेंचर इशू करती है, वो एक तरह का लोन है जो पब्लिक ने किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है जी। अब सरकार इस पब्लिक डेट को, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, आरबीआई को भूल जाओ और आउटसाइड इंडिया वाले को भूल जाओ, सरकार इस पब्लिक डेट को कैसे यूज कर सकती है? जरा ध्यान से देखो। अगर सरकार ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी, मुझे बताओ, जैसी सरकार ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी और पब्लिक भागे भागे जाके उसे खरीदेगी, तो मुझे बताओ क्या लोगों का पैसा सरकार के पास आ गया? नहीं आ गया? यस। और अगर लोगों का पैसा सरकार के पास आ गया, लोगों के खुद के पास पैसे की कमी हो गई, लोगों के खुद के पास पैसे की कमी हो गई तो वो खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो उनका एग्रीगेट डिमांड कम होगा। तो इन शॉर्ट लाइन में बताओ मुझे, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी करनी है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के समय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? और ज्यादा सिक्योरिटी इशू करनी चाहिए। जितनी ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करोगे उतना ज्यादा तुम लोगों से पैसा एक तरह से छीन लोगे। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी हो गया। अब मुझे बताओ उल्टा करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्शनरी की जगह कौन सी पॉलिसी करनी है? एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचाना है। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचाना है तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है मुझे उन्हें रिडीम कर लेना चाहिए। आपने वर्ड पढ़ा होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब क्या होता है? डिबेंचर जिसने इशू किया है वो पब्लिक से अपना डिबेंचर वापस खरीद लेता है। यह कहता है ये मेरा लोन है, मैं लोन की क्या कर रहा हूं? रीपेमेंट। जैसी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिडीम करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिडीम करने का मतलब है गवर्नमेंट ने एक तरह से पैसा दे दिया वापस किसको? पब्लिक को।
और पब्लिक की जेब में पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इस तरह से सरकार नई सिक्योरिटीज इशू कर कर या पुरानी सिक्योरिटीज को रिडीम करके मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है या फिर मार्केट डिमांड को कम करती है। क्योंकि यहां पर तुम पब्लिक डेट को यूज कर रहे हो, इसलिए इस चीज को भी हम किसका पार्ट मानते हैं? फिस्कल पॉलिसी। पढ़ो जरा एक बार। दो तरह के लोन होते हैं, एक होती है इंटरनल बॉरोइंग और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी है? जो अपने लोगों से ले रहे हो। एक्सटर्नल कौन सी है? जो बाहर वालों से। इंटरनल इट रेफर्स टू द मनी दैट गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम ऑन सिटीजंस विद इन द कंट्री। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोन, एक होती है स्मॉल सेविंग। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस कैटेगरी में आती हैं। और सेविंग्स क्या होती हैं? यहां पर अलग अलग प्रकार की सेविंग स्कीम होती है, आप एग्जांपल के रूप में लिख लो, वैसे दे रखी हैं हमारे देश के अंदर। कुछ और कुछ सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ऐसी एक और सेविंग स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक और स्कीम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये हैं क्या भला सारी की सारी? अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, बजाय किसी कंपनी की एफडी खरीदो, बजाय किसी कंपनी के शेयर खरीदो, सरकार कह रही है मेरे को ही पैसे दे दो, तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए, हम तुम्हें 7, 7.5, 8, 9% इंटरेस्ट देंगे। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम के ऊपर 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, पीपीएफ के ऊपर 7.25% का इंटरेस्ट मिलता है, एनएससी के ऊपर 7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को बैंक 6.5 दे रहा है और देश की सरकार 7.5 दे रही है, तो मैं बैंक में एफडी कराने की जगह पैसे किसको दे दूंगा? सरकार को। तो सरकार हमसे दो तरह से पैसे लेती है। कैसे? मार्केट लोन यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके, और दूसरा अलग अलग प्रकार की सेविंग स्कीम से। फिर करेंगे क्या रहे? कैसे? हाउ इज इट यूज्ड? ड्यूरिंग बूम क्या करेंगे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूम, बूम के समय में क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द सेल ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, यानी हम फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करेंगे, नए बॉन्ड इशू करेंगे। इस नए बॉन्ड्स इशू क्या होगा? दिस रिड्यूसेस द मनी इन द हैंड्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड बिजनेसमैन। एंड उनके पास अगर पैसे की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? अपनी एग्रीगेट डिमांड को कम कर देंगे। और वाइस वर्सा, रिसेशन के दौरान हमें क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? रीपे करेगी। रीपे कैसे करेगी? रीपेमेंट विल बी डन थ्रू रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। जो आपके पास बॉन्ड एंड डिबेंचर है उनको हम क्या कर देंगे? रिडीम कर देंगे। इसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा। तो हमारे तीन टूल कौन कौन से हो गए? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, दूसरा टूल हो गया टैक्स, तीसरा क्या हो गया? गवर्नमेंट बोरोइंग। और अब इन्हीं चीजों को कलेक्टिवली, मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 4 एक अलग पॉइंट नहीं है, इन्हीं को कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है? गवर्नमेंट का बजट। यूनिट नंबर 3 में हमें बजट की बात करनी है। तो आप पहले तो ये बताओ बजट होता क्या है? बजट बनाने का प्रोसेस सारा यूनिट नंबर 3 में बताऊंगा। हमारा बजट होता क्या है? कोई भी इंसान जब बजट बनाता है तो बजट का मतलब होता है एक एस्टीमेट, फ्यूचर के लिए बना रहे हो, और इस एस्टीमेट में आप अपनी फ्यूचर की रेवेन्यू देख रहे हो और फ्यूचर के खर्चे देख रहे हो। तो जब एक देश की सरकार अपने अगले साल की रेवेन्यू को प्रोजेक्ट करती है और अगर अपने अगले साल के खर्चों को प्रोजेक्ट करती है, उसे प्यार से क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। हमारे देश में बजट कब आता है? 1 फरवरी। बजट 3 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है बैलेंस्ड बजट, और एक होता है डेफिसिट बजट। बोलो जल्दी से, सरप्लस बजट का मतलब क्या है? अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। डेफिसिट का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है। और बैलेंस बजट का मतलब क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर एक दूसरे के इक्वल है। तो ये 3 तरह के बजट होते हैं। आइडियली सोच के क्या लग रहा है मुझे बताओ, कौन सा बजट बढ़िया है? सरप्लस या डेफिसिट? सुन के लगता है सरप्लस। जस्ट लाइक एनी बिजनेसमैन, सरकार की रेवेन्यू ज्यादा होनी चाहिए, खर्चा कम। बट ध्यान दो, सरकार जानबूझ के कई बार कौन सा बजट रखती है? डेफिसिट। क्यों डेफिसिट रखती है? गवर्नमेंट डेफिसिट बजट के समय जान के ज्यादा खर्चा करती है और टैक्सेस कम कर देती है। टैक्सेस कम होने की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और खर्चा बढ़ाने की वजह से भी क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो किसी देश की सरकार एग्रीगेट डिमांड को ऊपर पुश करने के लिए, इन अदर वर्ड्स एक्सपेंशनरी पॉलिसी करने के लिए, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली करेगी। और जब ये दोनों काम साइमल्टेनियसली करेगी, खर्चा ज्यादा करेगी
और टैक्स कम लगाएगी तो उस देश की सरकार के पास कौन सा बजट होगा? डेफिसिट बजट। तो इसीलिए आप देखोगे दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन देशों की सरकारों के पास सरप्लस बजट नहीं है। कौन सा बजट है? डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब यह है सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, लोगों से टैक्सेस कम ले रही है, सरकार अपनी बैंड बजवा रही है क्योंकि सरकार को खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है, रेवेन्यू कम है तो सरकार को लोन लेना पड़ रहा है ऑब्वियसली। मगर इससे इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? फायदा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या हो रही है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो ये कौन सी पॉलिसी हो गई? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और अब आप उल्टा बोलो, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में सरकार क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में सरकार टैक्स को बढ़ाएगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेगी। खर्चा कम करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, यानी रेवेन्यू बढ़ेगी, तो धीरे धीरे सरकार का डेफिसिट बजट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सरप्लस बजट। तो एक देश की सरकार का बजट डेफिसिट है या सरप्लस है, इससे भी यह पता लगता है कि उस देश की सरकार एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का काम कर रही है या एग्रीगेट डिमांड को कम करने का काम कर रही है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पढ़ो जरा एक बार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट। पहले तो ये समझा रखे हैं, ये रीड कर लेना। सीधा यहां पर आओ, इंपैक्ट ऑफ बजट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिसेशन गवर्नमेंट 2 काम करती है, अपने खर्चों को बढ़ाती है, टैक्स को कम करती है। इस वजह से बिकॉज ऑफ दीज 2 सरकार की जो टैक्स हैं, ये हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और टैक्सेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट की क्या होती है? रेवेन्यू। इस वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो रही है। अकॉर्डिंगली रिसेशन के अंदर गवर्नमेंट अक्सर क्या करेगी? डेफिसिट बजट रखेगी। और अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है तो सरकार 2 काम करेगी, टैक्स अपने खर्चे कम करेगी, टैक्स बढ़ाएगी। इस वजह से आमतौर पे क्या होगा? हमारा सरप्लस बजट आएगा। सरप्लस बजट आएगा, नहीं तो आपका डेफिसिट कम होता जाएगा। तो द काइंड ऑफ बजट विल ऑल्सो अल्टीमेटली इंपैक्ट फिस्कल पॉलिसी। बट मुझे एक बात बताओ, क्या किसी देश की सरकार अनलिमिटेड अपना डेफिसिट रख सकती है? अगर इतना ही आसान है तो चुपचाप लोन लेते रहो, इतना ज्यादा डेफिसिट कर दो, खर्चे करते चले जाओ। प्रॉब्लम यह है कि एक हद से ज्यादा डेफिसिट करोगे तो डेफिसिट करने के लिए तुम्हें क्या लेने पड़ेंगे? मार्केट से लोन, और इन लोन पे ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट एक सरकार के लिए खर्चा होता है, इसलिए एक सरकार किस हद तक अपने बजट को डेफिसिट रखेगी वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है? एक लिमिट तक ही हो सकता है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या? पहले हमने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी होती क्या, फिर हमने पढ़ा ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे और कीन्स क्या बोलते थे। मैंने आपको बताया 2 तरह की पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। और फिर हमने पढ़ा ये एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी करने के लिए 4 तरीके होते हैं: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के टैक्सेस, गवर्नमेंट की बोरोविंग्स, पब्लिक डेट बोलते हैं, और लास्ट में हमारा क्या होता है? गवर्नमेंट का बजट, सरप्लस है या फिर डेफिसिट है। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब हमारी इस पूरे चैप्टर के अंदर 2-3 टॉपिक और हैं एंड देन दिस यूनिट इज डन। टॉपिक क्या है? एक बार हेडिंग पढ़ो, क्या लिखी है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वर्सेस डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? मर्जी। जब सरकार कॉन्शियसली कोई स्टेप ले रही है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने या घटाने के लिए, जब सरकार कोई चीज कॉन्शियसली कर रही है उस चीज को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। सरकार को लग रहा है इकोनॉमी में रिसेशन है यार, कुछ करना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहिए, वो कॉन्शियसली खर्चा बढ़ा रही है, टैक्सेस को कम कर रही है, डेफिसिट बजट रख रही है, क्योंकि सरकार जानबूझ के ये कर रही है विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, इसलिए ऐसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। मगर कई बार सरकार क्या करती है, कहती है कोई ऐसा ऑटोमेटिक तरीका हो कि जब इकोनॉमी के अंदर बूम आने लग जाए ना, कोई ऐसा ऑटोमेटिक तरीका हो कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए। हम रोज रोज इंटरफेयर करें, हमारा मन नहीं करता काम करने का, क्योंकि ऐसा तरीका होना चाहिए कि मार्केट में जैसी इन्फ्लेशन हो जाए एक ऑटो तरीका हो कि क्या हो जाए? एग्रीगेट डिमांड कम। ये बिल्कुल वैसे आपके घर में पानी की टंकी भर रही हो, एक तरीका ये होता है कि उठ के जाकर मोटर बंद करो, बट आलस इतनी ज्यादा आती है कि हम कहते हैं टंकी को बहने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करवाते हैं? एक ऑटो कट लगाते हैं, आपने सुना होगा, लोगों की आवाजें आती रहती हैं। वो ऑटो कट क्या करता है? जैसे ही पानी की टंकी भर जाती है वो पानी को बंद कर देता है,
और जिन लोगों के यहाँ 24 घंटे वाटर सप्लाई होती है, जैसी पानी की टंकी में एक हद से नीचे जब पानी जाता है वो ऑटोमेटिकली मोटर को ऑन कर देता है। तो इससे आपकी आलस को कोई कष्ट नहीं आता, ना आपको मोटर चलाने के लिए जाना पड़ता है, ना आपको मोटर को बंद करने के लिए जाना पड़ता है। अब सरकार भी यही कह रही है हमारे बस का नहीं है, हम रोज रोज उठ के पॉलिसी करते रहे, हमारे बस का नहीं है। कोई ऐसा तरीका बताओ, मार्केट में बूम आए, इन्फ्लेशन आए, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, और मार्केट में अगर रिसेशन आए तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाए कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। ऐसी पॉलिसी जो हर चीज ऑटोमेटिकली कर देती है, गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी पॉलिसी को प्यार से क्या बोलते हैं? ऑटो स्टेबलाइजर। सर सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, सरकार को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये कौन सा है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर? हमारे आम तौर के ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर दो तरह के होते हैं। पहला ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे लोग अमीर होते चले जाएंगे उनका टैक्स रेट बढ़ता चला जाएगा, और उल्टा बोलूं तो जैसे जैसे लोग टैक्स गरीब होते जाएंगे उनका टैक्स रेट कम होता जाएगा। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कैसे है? बड़े ध्यान से सुनो। जब मार्केट में बूम आएगा, बताओ जल्दी से क्या होगा? लोग गरीब होंगे या अमीर होंगे? अमीर। लोग अमीर होंगे, रिच होंगे, तो उनकी इनकम कौन सी चली जाएगी? हायर इनकम हो जाएगी। और हायर इनकम होगी, मान लो एक बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा था और अब 10 की जगह वो 30 लाख कमाने लग गया है। हमने अपने टैक्स रेट इस तरह से डिसाइड करे हैं कि 10 लाख के ऊपर रेट ऑफ टैक्स 10% है, जबकि 30 लाख के ऊपर रेट ऑफ टैक्स कितना है? 30% है। अब होगा क्या? इनकम 10 से 30 गई, उसने 20 लाख एक्स्ट्रा कमाई, बट हम उसकी 20 लाख के चक्कर में उसे खर्चा करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि जब 10 लाख कमाता था तो रेट ऑफ टैक्स कितना था? 10%। उसकी जेब में कितना बचता था? 9 लाख। बट जैसे ही उसने 30 लाख कमाए, 20 लाख एक्स्ट्रा कमाए, मैंने उसका रेट ही कितना कर दिया? 30%। यानी अब उसके पास खर्चा करने के लिए 30 लाख नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे? 21 लाख। तो अगर आप ध्यान से देखो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ने क्या किया? लोगों की इनकम बढ़ी, बट जानबूझ पे उनके ज्यादा टैक्स लगा दिया ताकि अब उनका खर्चा कम हो। और अगर खर्चा कम होगा, क्या कुछ हद तक एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। ये एक ऐसी ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसके अंदर 100 की स्पीड पे गाड़ी पहुंचे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्पीड धीरे कर देती है। और ये कैसे धीरे कर देती है? क्योंकि हमने बोला जैसे ही लोग अमीर होंगे, तुम टैक्स रेट 10 की जगह 20 कर देना, 20 की जगह क्या कर देना? 30, 30 की जगह क्या कर देना? 40। तो तुम्हारी अमीरी से तुम खर्चा ज्यादा नहीं कर पाओगे। तुम इधर से अमीर होगे और तुम्हारी इनकम का एक मेजर हिस्सा कौन ले जाएगी? सरकार। तुम्हारी इनकम को हम इतना ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, यानी तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उल्टा केस बताओ, लोग जब गरीब होंगे तो क्या होगा? जब रिसेशन होगा तो क्या होगा? लोगों की इनकम गिरेगी। जो बंदा 30 लाख कमाता था वो 30 की जगह क्या कमाएगा? 10। कहने के लिए उसकी इनकम 20 लाख से कम हो गई, बट प्रॉब्लम देखो, जब 30 लाख कमाता था तो रेट कितना था? 30%। बट हमने रेट ऐसे डिसाइड करे कि 10 लाख पे रेट कितना है? 10। तो अब उसकी इनकम 20 लाख से गिरी, बट सरकार कह रही है ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अब तुम्हारा रेट 30 नहीं लगेगा, क्या लगेगा? 10। तो हम तुम्हारी 20 लाख की इनकम गिरेगी तो पहले 30% टैक्स लगाते थे, अब कितना लगाएंगे? 10। इस वजह से तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा नहीं गिरने देंगे, तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम एक तरह का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है। बूम के समय ये एग्रीगेट डिमांड को कम कर देता है और रिसेशन के समय ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देता है। दूसरा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है इनकम बेस्ड सब्सिडी। मुझे एक बात बताओ, हमारे देश के अंदर सबको सब्सिडी मिलती है या लोअर इनकम वालों को मिलती है? लोअर इनकम। सरकार ने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, जिनकी इनकम इतनी होएगी, लेट से जिनकी साल की इनकम, पूरे साल की इनकम 2 लाख होएगी। पूरे साल की 2 लाख का मतलब क्या हो गया? डिवाइड बाय 12 करो तो मोटा मोटा 15-16 हजार रुपए महीना। हमने कहा जिनकी पूरे साल की इनकम, हाउस होल्ड इनकम 2 लाख है, उनको ये वाली सब्सिडी मिलेगी। बट द मोमेंट तुम्हारी इनकम 2 लाख से ज्यादा है, तुम्हें ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो अब मुझे बताओ, जब मार्केट में बूम आएगा, लोग अमीर होंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनको सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी। सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी तो जिस स्पीड से उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़नी थी, उस स्पीड से उनकी एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्योंकि पहले मैं क्या करता था, थोड़ा सा खुद कमाता था, थोड़ा सा सरकार से आ जाता था। जैसे ही मैंने 2 लाख को क्रॉस किया, सरकार ने कहा हम कुछ नहीं देंगे। जब सरकार से पैसे आने बंद हो गए तो अब मेरी एग्रीगेट डिमांड उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी, यानी सरकार ने मेरी एग्रीगेट डिमांड को क्या करवा दिया? कूल डाउन करवा दिया। और अब मुझे बताओ, जैसे लोग गरीब होंगे तो क्या होगा?
रिसेशन आया, लोग अनएम्प्लॉयड हुए, जैसे ही अनएम्प्लॉयड हुए लोगों की इनकम 2 लाख से कम हो गई, और जैसी उनकी 2 लाख से कम हुई सरकार का ऑटोमेटिकली सब्सिडी शुरू हो गया, उनके बैंक अकाउंट में पैसे आने लग गए, और जैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसे आने लग गए, क्या वो एक मिनिमम खर्चा करेंगे या नहीं करेंगे? यस। तो 2 ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हैं, नाम बोलो, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पहला स्टेबलाइजर है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। दूसरा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कौन है? इनकम बेस्ड सब्सिडी, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव सब्सिडी। और ये सारा कॉन्सेप्ट यहां समझा रखा है, मीनिंग क्या है, कैसे काम करता है, बूम में, रिसेशन में, एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, बट प्रॉब्लम ये है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ना एक हद तक सरकार, एक हद तक आपको स्लो डाउन करेंगे या एक हद तक आपको फास्ट करेंगे, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देंगे। ये बिल्कुल वैसे है, गाड़ी 100 की स्पीड पे जाएगी तो उसको स्लो डाउन करके 70-80 तक ले आएंगे, बट गाड़ी को बिल्कुल ही रोकना पड़ेगा। तो ब्रेक लगानी है या नहीं लगानी? यस। और जब बिल्कुल ब्रेक लगानी है या बिल्कुल एक्सेलरेटर देना है तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर काम नहीं आएगा। वहां पे कौन सी पॉलिसी काम आएगी? डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। और डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी ही पढ़ रहे थे हम इतनी देर से। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, पूरा डायग्राम वगैरह मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं कौन से टॉपिक के ऊपर? पेज नंबर 300 पे, फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी तक जो फिस्कल पॉलिसी था ना वो सारी शॉर्ट टर्म चल रही थी। शॉर्ट टर्म क्या चल रही थी? मार्केट में रिसेशन आया है तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दो, मार्केट में बूम आया तो एग्रीगेट डिमांड को घटा दो, सब शॉर्ट टर्म टाइम पास है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ये कहती है कुछ ऐसा करो जिससे आपकी सप्लाई साइड भी इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ये मानना कि सप्लाई साइड तो अपने आप ही काम करेगी, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। एक कंट्री को ना सिर्फ अपनी डिमांड पे काम करना चाहिए बल्कि किस पे काम करना चाहिए? सप्लाई साइड। ज्यादा सड़कें बनेंगी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ज्यादा कंपनी में कैपेसिटी आएंगी, तभी तो सप्लाई साइड इंप्रूव होएगी। तो फिस्कल पॉलिसी प्राइमरीली एक डिमांड साइडेड पॉलिसी है, बट आजकल के इकोनॉमिस्ट कहते हैं तुम उसे डिमांड के साथ साथ सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी एक कंट्री की सप्लाई लॉन्ग रन में बढ़े, उसका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लॉन्ग रन में बढ़े, आप ये भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 3 पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट नंबर 1, जब तुम खर्चा करने जा रहे हो तो एक खर्चा करने का तरीका ये, लोगों में पैसे बांट दो। सारे लोगों को बोलो तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आ जाएंगे, जैसे हमारे देश में पॉलिटिशियन करते हैं। हर इलेक्शन में क्या होता है आपको बताइए? महिलाओं को ये कहीं पे महिला सम्मान योजना, कहीं पर वो लाडली योजना नाम से, कहीं पर किसी कोई ना कोई फैंसी सा नाम ढूंढ लेंगे, एंड दैट अप्लाइज टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई स्कीम से क्या करेंगे? महिलाओं के अकाउंट में हम हर महीने इतने हजार रुपए डाल देंगे। ये भी एक एक्सपेंडिचर करने का तरीका है, बट प्रॉब्लम समझो, इससे सिर्फ डिमांड बढ़ेगी, इससे मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, मगर लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई पे कोई असर नहीं आएगा। इससे अच्छा पता क्या करो, तुमने महिला सम्मान योजना पे अगर साल के 10,000 करोड़ रुपए फूक दिए, वो 10,000 करोड़ ना तुम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस, काम तो वही होगा, मगर इससे एक फायदा ये होगा, लॉन्ग रन में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो क्या प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? यस। आप इमेजिन कर लो, अगर आज हमारे देश के अंदर उतने ही हाईवे होते जितने 20 साल पहले थे, तो क्या ई कॉमर्स हो पाता? नहीं। तुम लोग ऑर्डर करते हो, अगले दिन तुम्हारा सवेरे ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, उसके लिए कोई ना कोई ट्रक चल के आया होगा। यस, ट्रक कहां चल रहा होगा? हाईवे पे। अगर 8 लेन के हाईवे नहीं है, आज भी 2 लेन के हाईवे होते तो सारे सड़क पे तो क्या ही चल रहे होते? ट्रक। तुम कहां चलते फिर? तो क्या एक देश की ओवरऑल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग रन सप्लाई को बढ़ाने के लिए, जो भी LAS कर्व बनाया उसे लॉन्ग रन बढ़ाने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? यस। इसीलिए आजकल के मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहना होता है कि डिमांड बढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसा भी करो जिससे इनडायरेक्टली तुम किसे बूस्ट कर रहे हो? सप्लाई। एंड दैट इज व्हाई आप देखते हो जब पॉलिटिकली सरकार खर्चा करती है तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं खर्चा ऐसे मत करो कि लोगों को फ्री में पैसा दे दिया है, खर्चा ऐसा करो जिससे डिमांड भी बढ़े और जिससे लॉन्ग रन में क्या बढ़े? सप्लाई भी बढ़े। ठीक है जी, अगला पॉइंट, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स तो मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, पिछले चैप्टर में ऑलरेडी, पिछले यूनिट में ऑलरेडी पढ़ लिया है। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? जिनमें फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन राइवल होते हैं। हमने पढ़ा था फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से ये गुड्स सिर्फ और सिर्फ किसको बनाने चाहिए? गवर्नमेंट को बनाने चाहिए। गवर्नमेंट जब पब्लिक गुड्स बनाएगी तो पब्लिक गुड्स कौन कौन से थे?
एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सरकार जब इन पे खर्च करती है, दो ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। एक तो सरकार एजुकेशन रिसर्च पे कर रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ये है, अगर तुम्हारे देश के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज होंगे सारे बच्चों के लिए, तो सारे लोग पढ़ जाएंगे तो तुम्हारे देश में ज्यादा साइंटिस्ट होंगे, ज्यादा साइंटिस्ट होंगे तो क्या सप्लाई कर्व तुम्हारा ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस, समझ में आया? पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। अभी मैंने आपको बताया टैक्स कम कर दो या फिर टैक्स बढ़ा दो। एक तरीका है आंख बंद करके सबके लिए टैक्स कम कर दो, एवरीवन। तुम कुछ भी करते हो, सब्जी बेचते हो, तुम क्या कहते हैं जॉब करते हो, सबकी इनकम पे टैक्स कम। दूसरा तरीका पता क्या है? मैं कहूं टैक्स कम करूंगा मगर सिर्फ उनके लिए करूंगा जो लोग लेट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो कंपनी रिसर्च कर रही है ना, मैं उनका टैक्स 30 की जगह 15 कर दूंगा। तुमने टैक्स तो कम किया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, बट लॉन्ग रन में फायदा क्या होगा? लोग कम टैक्स में आने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, एंड क्या इनडायरेक्टली टैक्स की लालच में, टैक्स कम करवाने की लालच में, क्या देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। तो दो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। तो जब आप टैक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, अंधाधुन कहीं पर भी टैक्स कम या ज्यादा ना करो, टैक्स कम ज्यादा करो मगर इस तरह से करो कि जहां पर आपको लॉन्ग रन फायदा हो रहा है वहां पर कम टैक्स दो, और जहां पर आपको लॉन्ग रन नुकसान हो रहा है वहां पर टैक्स रेट बढ़ा दो। क्लियर है वाली चीज? तो इस तरह से एक कंट्री की फिस्कल पॉलिसी सिर्फ डिमांड को नहीं, क्या सप्लाई साइड को भी इंप्रूव कर सकती है? यस। फिर क्या फिस्कल पॉलिसी इनइक्वालिटी भी खत्म कर सकती है? यस। वही सेम पॉइंट जो कल की क्लास में पढ़े थे, एग्जैक्टली सेम पॉइंट। क्या चीज? आप जब टैक्सेशन सिस्टम डिसाइड कर ही रहे हो देश का, तो कौन सा कर लो? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा? अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों पे टैक्स मत लगाओ। दूसरी चीज, इनडायरेक्ट टैक्स। जो गुड्स अमीर लोग कंज्यूम करते हैं उनका जीएसटी रेट ज्यादा रखो, जो गुड्स गरीब लोग कंज्यूम करते हैं, जिनकी पेइंग कैपेबिलिटी नहीं है, उनका जीएसटी रेट कम रखो। दैट इज व्हाई आप देखते हो हमारे इसमें 5 स्टार होटल के ऊपर रेट ज्यादा है जबकि ढाबे के ऊपर रेट कम है। ढाबे के ऊपर जीएसटी का, पहली बात तो ढाबे के ऊपर मोस्ट ऑफ द केसेस में जीएसटी लगता ही नहीं है, और अगर किसी छोटे रेस्टोरेंट पे लगे भी सही तो चेक करना 5% लगता है। ऑन दी अदर हैंड आप किसी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में जाओ तो वहां पे जीएसटी का रेट 18% लगता है। सिंपल फंडा अपनाया हमने कहा दोनों जगह मिल खाना रहा है, मगर 5 स्टार के अंदर कौन जाएगा? अमीर इंसान, उस पर 18% लगा दो। और एक नॉर्मल कैफे के अंदर या छोटे रेस्टोरेंट के अंदर कौन जाएगा? एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान, उस पर रेट कितना लगा दो? 5 लगा दो। गेहूं सारे खाते हैं, चावल सारे खाते हैं, दाल सारे खाते हैं, या तो उन पे रेट 0 रखो या 5 रखो। ठीक है जी। टूरिज्म सारे करते हैं, या मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, इसलिए उस पर रेट कितना लगा लो? 18 या फिर 28 लगा दो। ये भी हमारी एक तरह की फिस्कल पॉलिसी होगी। फिर आगे प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमने अभी पढ़ा सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। एक तरीका यह है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अंधाधुंध कहीं भी बढ़ा दो, और दूसरा तरीका यह है गवर्नमेंट के खर्चे को इन जगहों पे खर्च करो। इनसे क्या होगा? गरीबों को सपोर्ट मिलेगा। पढ़ लो एक बार जल्दी से, कौन कौन से एरिया पे गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए? फ्री मेडिकल केयर, हाउसिंग, इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करो, सिक्योरिटी स्कीम पे खर्च करो, सब्सिडाइज फूड दो लोगों को जो मास कंजम्पशन वाला है, ह्यूमन कैपिटल को एनहेंस करने के लिए लोगों को ज्यादा स्किल डेवलपमेंट में काम करो। तो यहां पर 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे। सरकार को जो खर्चा करना है वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा, और क्या इन चीजों पे खर्च करोगे तो क्या गरीब लोगों को भी सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? यस। तो इस तरह से आप साइमल्टेनियसली अपना स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी अचीव कर सकते हो, और क्या एट द सेम टाइम आप अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कर सकते हो, नहीं कर सकते? यस। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक। क्या सरकार की फिस्कल पॉलिसी से सरकार कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई भी रिसेशन, कोई भी इन्फ्लेशन को डील कर पाती है? द आंसर इज समटाइम्स नो। कई बार मार्केट में रिसेशन आता है, सरकार फिस्कल पॉलिसी अपनी चेंज करती है, बट उसका इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? पहला पॉइंट, डिफरेंट तरह के लैग्स, और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। फिस्कल पॉलिसी में 4 तरह के लैग होते हैं। नाम बड़े फैंसी हैं, मतलब बड़ा सिंपल है। पहला लैग देखो क्या है? रिकॉग्निशन लैग का मतलब होता है प्रॉब्लम है भी या नहीं। आप इसको एक मिनट के लिए कंपेयर करो बीमारी से। किसी बीमारी को ठीक करने का पहला स्टेप क्या होता है? रिकॉग्नाइज करो मेरे शरीर में बीमारी है,
फिर बीमारी रिकॉग्नाइज कर ली, नेक्स्ट चीज क्या होगा, डिसीजन लो कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है, डिसीजन लो। डिसीजन के बाद अगला स्टेप क्या है, इंप्लीमेंटेशन। अगर डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो उसे इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट के बाद मुझे बताओ ऑपरेशन होने के इमीडिएटली बाद दर्द चला जाएगा या टाइम लेगा, टाइम। यही चीज अब इकोनॉमी से कंपेयर करो। आपको फिस्कल पॉलिसी करनी है, कौन सी, एक्सपेंशनरी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी का एग्जांपल ले लेते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, रिकॉग्निशन। क्या सरकार को बैठे बैठे सपना आ जाएगा कि अब हमें एक्सपेंशनरी करनी है, या सरकार को ये चीज रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। कई बार सरकार को ये 6-6 महीने लग जाते हैं ये रिकॉग्नाइज करने में कि इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है और हमें एक्ट करना चाहिए। वो टाइम जो आपने वेस्ट कर दिया क्योंकि आपको यही पता नहीं लगा कि तुम्हें एक्ट करना है, उस टाइम को, उस वेस्टेज को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन लैग। अच्छा, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, कुछ तो करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है, डिसीजन लैग। डिसीजन लैग मतलब क्या करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, टैक्स को कम करना है, बजट को डेफिसिट करना है। बजट डेफिसिट करोगे तो लोन कहां से आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा इशू करनी है, रिडीम करना है। जो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको दिए, उन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन लेना है और कौन सा नहीं लेना, इसको डिसाइड करने को कौन सा लैग बोलते हैं, डिसीजन लैग। सरकारी तंत्र स्लो चलता है, वहां पर हर चीज में पूछा जाता है, डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होती है, तो डेमोक्रेसी में हर इंसान से पूछने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है उस डिसीजन को क्या बोलेंगे, डिसीजन लैग। अच्छा, डिसाइड कर लिया, जल्दी से जाकर सरकार नई सिक्योरिटी इशू कर दो। अब नई इशू सिक्योरिटी कर दो, इंप्लीमेंटेशन करने में इमीडिएटली हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम। सरकार को पहले अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में एडवर्टाइज करना पड़ेगा, फिर सरकार को आरबीआई को बोलना पड़ेगा मेरे भी आप पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करो, लोगों को ऑफर दिया जाएगा, 21 दिन का टाइम देना पड़ता है कंपनी लॉ के अंदर, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं। ये सारे काम करने में जो टाइम लग गया, ये क्या है, इंप्लीमेंटेशन, सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने में। और मुझे बताओ, सरकार ने इशू करे डिबेंचर, नए लोगों ने सब्सक्राइब करे, इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या टाइम लगेगा, टाइम। लोगों के हाथ में पैसे कम होगा, धीरे धीरे लोग अपने खर्चे को कम करेंगे, धीरे धीरे एग्रीगेट डिमांड कम होएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होएगी तो धीरे धीरे सप्लाई कम होएगी, इन्फ्लेशन कम होएगी। ये सब करने में जो टाइम लग जाएगा उसे क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट लैग। समझ आया? तो आपको 4 तरह के लैग पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं बोलो जल्दी से, रिकॉग्नाइज, प्रॉब्लम, कुछ करना, मैं हिंदी में लिखवा देता हूं, कुछ करना है या नहीं, कुछ करना भी है या नहीं, ये रिकॉग्नाइज करने में क्या है, रिकॉग्निशन लैग। ये ऐसे है कि संडे का दिन है, क्या करें, मूवी जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, ये टाइम जो तुमने वेस्ट किया ना, ये डिसाइड करने में कि क्या करें, उसे कौन सा लैग बोलेंगे, रिकॉग्निशन। ठीक है सर, कुछ तो करना है, आज संडे है। फिर अगला लैग किस में आएगा, डिसीजन। मूवी देखने जाएं तो कौन सी देखने जाएं, 4 मूवी लगी हैं, ये देखें, क्या करना है, इस डिसीजन लैग। सर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें एक्स मॉल के अंदर ये वाली मूवी देखने जानी है, तो अब मुझे बताओ, चुटकी बजाओगे इस मॉल में प्रकट हो जाओगे, जाना पड़ेगा, जाना है। जाने में जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का तो नाम में क्या ही लिखवाऊं, क्या करना है, जो करना है उसे इंप्लीमेंट करने में जो टाइम लगेगा। और लास्ट में जो करोगे उसका असर इमीडिएटली आ जाएगा। तुम गए मूवी के अंदर और एकदम तुम्हारा मूड ऑफ था, एकदम मूड सही हो गया, ये टाइम लगेगा। मूवी बढ़ेगी आगे, थोड़ी कॉमेडी सीन आएंगे, थोड़ा सा हंसोगे, हंसने के बाद धीरे धीरे तुम्हारा मूड ठीक होगा, पता चलेगा 2 घंटे पहले तक मैं परेशान था, 2 घंटे बाद जाकर मेरा मूड ठीक हुआ। इसे प्यार से क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट लैग। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगली चीज, ड्रॉबैक नंबर 2, बैड टाइमिंग। कई बार सरकार को यह पता ही नहीं चलता कि मार्केट में रिवर्सल हो गया है। तुमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तुम एक्सपेंशनरी पॉलिसी करे जा रहे हो, मार्केट में ऐसा हो गया है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गए हो। अब उल्टा एग्रीगेट डिमांड कम करना था, तुमने उल्टा क्या कर रखी है, एक्सपेंशनरी। तो कई बार सरकार प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती है और उल्टा प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। इसे क्या बोलते हैं, बैड टाइमिंग। ठीक है जी। थर्ड क्या बोलते हैं, एरिया वेयर स्पेंडिंग कांट बी एडजस्टेड। नाउ इट इज वेरी इजी टू से सरकार को खर्चा कम कर दो, सरकार खर्चा बढ़ा दो, बट मुझे बताओ सरकार की सारी स्कीम ऐसी हैं कभी भी कम ज्यादा कर दो, या कुछ स्कीमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं, सोशल सिक्योरिटी, डिफेंस के ऊपर
तुम इकोनॉमिक्स के हिसाब से खर्चा कम ज्यादा करोगे, यानी यहां नेशनल सिक्योरिटी की बात है। नेशनल, अगर नेशनल सिक्योरिटी कहती है, जैसे थोड़े दिन पहले इंडिया ने इटली के रेफाल से 65,000 करोड़ के नए 65,000 करोड़ के नए प्लेन्स लिए हैं, तुम वो जाके बोलो नहीं 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 अभी खर्चा नहीं करना, अभी एग्रीगेट डिमांड कम करनी है, आर्मी कहेगी अजीब बात कर रहे हो तुम, हमारे देश को नए प्लेन की जरूरत है और तुम कह रहे हो एग्रीगेट डिमांड कम करो। तो मुझे बताओ क्या हर सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड को कम ज्यादा किया जा सकता है? नहीं। सिमिलरली यहां पे कह रखे हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई फोकसिंग ओनली ऑन डिमांड साइड। आप सबको मैंने समझाया है अल्टीमेटली पूरी फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्रीगेट डिमांड को कम करो या एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ। ये पूरी कॉन्सेप्ट इस बात पे टिका है कि तुम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओगे तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड घटाओगे तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कुछ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता, तुम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ उधर से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती? आप इमेजिन करो अगर आज हमारे हाईवे ना होते, तुम जितने मर्जी ऑर्डर प्लेस करते रहो अमेजोन पे, तुम्हारे घर में डिलीवर हो पाते? नहीं, क्योंकि ट्रक अटका खड़ा होता है वहां पर हाईवे के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को कम ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी ये असम्पशन कि एग्रीगेट सप्लाई भी ऊपर नीचे जाएगी, ये तभी पॉसिबल है अगर तुम्हारी इकोनॉमी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है जी, आगे ड्रॉबैक ऑफ गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट डेट लेकर आज तुम एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दोगे, मगर क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए तुम एक बहुत बड़ी डेट इकट्ठी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस। ये बिल्कुल वैसे है कि आज आपको मैं लोन ले लेके अपने मौज काटता रहूंगा, आपके आगे 2 बच्चे हैं, आपने कहा बहुत टैलेंटेड है यार ये दोनों बच्चे, तो अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं मैं 5 करोड़ का लोन लेकर वर्ल्ड टूर कराता हूं, मैं तो मौज की जिंदगी काट लूंगा। और जाते जाते जब वो बोलेंगे पापा विरासत में क्या दोगे, मैंने कहा बेटा लोन ले लो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें प्रॉपर्टी तो नहीं दे पाया, तुम्हें क्या देके जा रहा हूं? लोन। तो मैंने आज तो मौज मार ली, मगर मेरी क्या फ्यूचर जनरेशन परेशान होएंगी? यस। यही चीज होगा कंट्री के साथ। आज सरकार ने लोन ले लेकर इकोनॉमी को पुश करता जाए, आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, आज एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, वो लोन इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि फ्यूचर में क्या होगा, उसकी इंटरेस्ट पे करने में ही पूरे का पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है, जरा ये देखो, ये आखिरी टॉपिक है। क्राउडिंग आउट का मतलब ये होता है कई बार गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की वजह से, सॉरी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की वजह से या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की वजह से उधर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। फिर से समझाता हूं, एग्रीगेट डिमांड में 4 कंपोनेंट है, सी, आई, जी और एनएक्स। सरकार क्या कोशिश कर रही है, हम जी को बढ़ाएंगे, जी को बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। बट होता पता क्या है, कई बार सरकार के जी बढ़ाने की वजह से जो आई हो रहा होता है, आई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, वो उल्टा गिरने लग जाता है। और मुझे एक बात बताओ, 4 चीजों में से अगर जी बढ़ा रहे हो और उसकी वजह से आई कम हो रहा है, तो तुम जितना मर्जी लगे रहो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा या वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, वहीं का वहीं। अब सवाल आता है कि सर ये तो समझ में आया क्राउडिंग आउट प्रॉब्लम कैसे है, बट ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट के खर्चे करने की वजह से प्राइवेट सेक्टर क्यों भाग जाएगा? प्राइवेट सेक्टर को क्या दिक्कत है? अब बड़े ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट जब आमतौर पे खर्चा करती है, तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट क्या करती है, डेट लेती है। और अभी मैंने आपको बताया डेट आमतौर पे किससे लेती है, पब्लिक से। जब गवर्नमेंट मार्केट से डेट लेती है ना, उसकी वजह से मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, सरकार मार्केट से लोन लेने जाएगी तो सरकार को जब एकदम मार्केट में एकदम लोन लेगी तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है पैसे दे दो, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पता क्या होते हैं, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो अपने प्रोजेक्ट में लोन लेकर पैसे डालने वाला था, अब उसके लिए भी क्या लोन महंगा हो गया या नहीं हो गया? यस। मेरे प्रोजेक्ट से 12% का रिटर्न आने वाला था, लोन मुझे 8% में मिल जाता, मैं 8% का लोन लेता, 12% के प्रोजेक्ट में डालता, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था। बट अब सरकार के खर्चे करने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में जो रेट इंटरेस्ट चल रहा था 8 चल रहा था, वो 8 से बढ़कर कितना हो गया है, 11। और मुझे बताओ, अब इंटरेस्ट रेट ही 11 हो गया है, मेरे प्रोजेक्ट से 12% का रिटर्न आएगा, वो भी नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, और मेरे को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 11।
अब मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा या करना बंद कर दूंगा? बंद कर दूंगा। तो इन वन लाइन बोलूं, क्राउडिंग आउट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के खर्चे करने की वजह से मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट अनफीजिबल हो जाते हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर देता है। तब हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट कर दिया। क्राउड आउट का मतलब ये ऐसे है जैसे एक सीट पे 3 लोग बैठने की जगह थी, 3 बैठे थे, तुमने धक्का मारा, तुम बैठ गए, मगर उधर से एक इंसान गिर गया। तो मुझे बताओ ओवरऑल क्या 3 लोग ही बैठे या नहीं बैठे? गैस सरकार ने बोला लो मुझे खर्चा करने दो, मगर मेरे खर्चे करने की वजह से इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया कि मार्केट में प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी बंद हो गई, जी बढ़ा बट आई गिर गया, एग्रीगेट डिमांड कहां रह गया? वहीं का वहीं। तो मुझे बताओ प्रॉब्लम सॉल्व हुई या सिर्फ रिप्लेसमेंट हुई? रिप्लेसमेंट। तो ये एक ड्रॉबैक है, समटाइम्स गवर्नमेंट लीड्स टू क्राउडिंग आउट। क्लियर है? यूनिट नंबर 4 हो गया, डन। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पर। हाँ जी, यूनिट नंबर 3, पहले तो एक बार आओ, यूनिट नंबर 3 हमारा पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 279। आज यार तुम्हारी क्लास कितनी है? 40 को शुरू हुई है ना, तो टेस्ट भी आज तुम्हारा। चलो फिर ऐसा करता हूं, मैं ये वाला जो टॉपिक है ना, गवर्नमेंट बजट वाला टॉपिक, मेरा आधा घंटा लगना था, इस वाले टॉपिक को मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। वैसे भी मैं क्या करने वाला था, अभी समझा कर ना नोटिंग वाला पार्ट आपको अभी देने वाला था, तो अब मैं वो नोटिंग वाला पार्ट, इसके अंदर ना ये सारे चैप्टर की ना मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में नोटिंग कराऊंगा। तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर के अंदर अगर आप आओगे ना, पेज नंबर कौन सा हमारा, एक खाली पेज होगा, पेज नंबर 290। पेज नंबर 290 पे इस पूरे चैप्टर का जिस्ट बनाने के लिए मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूं, वो फ्लो चार्ट तो फिर भी ना बनवाता आपको, तो ऐसा करूंगा, ये चैप्टर जो मैंने समझाया हुआ है ना, उसका आपको रिकॉर्डेड वाला पार्ट दे दूंगा। उसके अंदर पूरा बजट बनाने का प्रोसेस मैंने समझा रखा है एक फ्लो चार्ट के थ्रू। तो आपको करना क्या है, वो फ्लो चार्ट बना लेना। अगर आपने वो फ्लो चार्ट बना लिया तो इसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब 2 एमसीक्यू आ सकते हैं इससे। आप उस 2 एमसीक्यू के लिए सारा बैठ के पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है इतना सारा ज्ञान है, 2 एमसीक्यू के लिए नहीं पढ़ोगे आप। वो अगर एक बार चार्ट बना लोगे ना अपने लिए, तो वो आपका एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बजाय आपका टेस्ट है, तो बजाय मैं क्लास एक्सटेंड करूं आधा घंटा, क्योंकि यार आज क्लास 1 बजे की जगह 1:30 बजे तो शुरू हुई है, मतलब 1:15 तक तो सर ही बैठे थे यहाँ पर। 1:35 पे मैं आया हूँ और उसके बाद वो सब ड्रामा करने का 1:40 पे क्लास शुरू हुई है। तो सिंपल सी बात है मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? चलिए, टेस्ट किस चीज़ का है तुम्हारा? अकाउंट्स का टेस्ट, ठीक है। चलो